चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 39वां प्रश्न। 2x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 कैसे समीकरण निकाय हैं, इसका हमें याद करना है। ऑप्शन हमें ए बी सी और डी के रूप में प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलें इसका भी हम सोल्यूशन उसी आधार पर उसी तरह करते हैं जिस तरह हमने पिछले प्रश्नों का सोल्यूशन करते आ रहे हैं। यानी यहाँ समीकरण फर्स्ट के रूप में हमने 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 को हमने समीकरण फर्स्ट माना। उसी प्रकार x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 को हमने समीकरण सेकेंड माना। अब हम यहाँ से इसके व्यापक रूप को लिखेंगे, यानी a1 इक्वल टू यहाँ x का गुणांक 2, b1 इक्वल टू y का गुणांक -4, c1 इक्वल टू अचर पद -3, a2 बराबर यहाँ x का गुणांक 1, b2 बराबर -2, c2 बराबर 5। चूँकि हमें यहाँ जांच करनी है समीकरण किस प्रकार का है, तो हम बारी बारी से a1 बटे a2 निकालेंगे 2/1। उसी प्रकार b1 बटे b2 निकालेंगे, यानी -4/-2, माइनस माइनस काट दिए, 2 को इससे काट दिए तो यानी 1/2। इस प्रकार यहाँ -4/-2 हो जाने के बाद इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ 2/1 हो गया। इसी तरह c1 बटे c2 निकालेंगे, अर्थात -3/-5। इस तरह का रिजल्ट आने के बाद अब हम इसे इस प्रकार पाते हैं, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के रूप में इसे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इसे कह सकते हैं, अतः समीकरण निकाय का ऐसे स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है और आलेख इस आधार पर समांतर रेखाएं में होगी। आलेख क्या होगा, समानांतर होगी, और समानांतर होने पर हम इसे विरोधी के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसका कोई हल नहीं है इसलिए विरोध उत्पन्न कर रहा है। और हम ऑप्शन बी में सही का निशान लगाते हुए अपने आंसर शीट को भरेंगे। अगर अद्वितीय होता और प्रतिच्छेदी होता तो हमारा जो होता अविरोधी होता आंसर, लेकिन यहाँ हम विरोधी में सही का निशान लगाएंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन और आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 39 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 40वां लेते हुए x प्लस 3y-1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे, इसे हम उसी तरह ऑप्शन ए बी सी और डी के रूप में जांच करते हैं। तो समीकरण को हम यहाँ उसी तरह इसे सजा कर लिखते हैं, यानी x प्लस 3y-1 इक्वल टू 0 को हमने समीकरण फर्स्ट, 2x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 को हमने समीकरण सेकेंड मान लिया। अब उसी प्रकार इसके व्यापक रूप को हम यहाँ सजा कर लिखेंगे, यानी a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -1, उसी तरह a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -5, c2 इक्वल टू 3। अब हम यहाँ से इसे जांच करते हैं, यानी a1 बटे a2 निकालेंगे तो 1/2, b1 बटे b2 निकालेंगे तो 3y-5, c1 बटे c2 निकालेंगे तो -1/3। किंतु यहाँ इक्वेशन का a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ रहा है। ऐसे स्थिति में हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। और ऐसे स्थिति में हम समीकरण निकाय का आलेख प्रतिच्छेदी पाते हैं। निकाय का अद्वितीय हल रहने पर
समीकरण निकाय का आलेख प्रतिच्छेदी होता है और प्रतिच्छेदी है होगा, और हमारा जो आंसर होगा अविरोधी होगा। अतः हम कह सकते हैं समीकरण निकाय अविरोधी है, यानी इसका आंसर हम ला सकते हैं और ये मेरे प्रश्न का आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न के ऑप्शन बी का जो हमारा ऑप्शन है उसमें हम सही का निशान लगाते हैं और आंसर भरते हैं। इस तरह हम प्रश्न 40 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 41वां लेते हुए x माइनस 5y प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x माइनस 15y प्लस 3 इजकल टू 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे। यहाँ भी हम इसे उसी तरह ऑप्शन में सही प्रश्नों को चुनेंगे और सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न हमारा है x माइनस 5y प्लस 1 इजकल टू 0 को हमने समीकरण फर्स्ट और 3x माइनस 15y प्लस 3 इजकल टू 0 को समीकरण सेकेंड मान लेने के बाद अब हम इसके व्यापक रूप को उसी तरह लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट से a1 इजकल टू x का गुणांक 1, b1 इजकल टू y का गुणांक -5, c1 इजकल टू अचर पद प्लस 1 को सिर्फ 1 भी लिखा जा सकता है। समीकरण सेकेंड से a2 इजकल टू x का गुणांक 3, b2 इजकल टू y का गुणांक -15, c2 इजकल टू जो कि अचर पद यहाँ 3 है। अब हम यहाँ जांच करने के लिए a1 बटे a2 निकालेंगे जो कि 1/3 हो जाएंगे, b1 बटे b2 निकालेंगे। यहाँ हम -5y -15 करते हैं तो इसे माइनस माइनस काटने के बाद 5 3 15 1/3 b1 बटे b2 हमारा यहाँ आता है। इस तरह a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो आ चुका है। अब पुनः हम c1 बटे c2 को ज्ञात करते हैं तो 1/3, यानी हम इस प्रकार का कंडीशन इसके आधार पर लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ऐसे स्थिति में समीकरण निकाय का हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और हम इसे कह सकते हैं, अतः इस स्थिति में रैखिक समीकरण आश्रित श्रेणी में होंगे और इसे आश्रित सिर्फ लिख देंगे और हम अपने ऑप्शन ए में सही का निशान लगा देंगे। इस तरह हम प्रश्न 41 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 42वां लेते हुए x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखाएं होगी। यहाँ ऑप्शन में ए बी सी डी प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलें इसके लिए थोड़ा सा एक रफ वर्क में ग्राफ पेपर के जैसा ही हम आलेख खींचने का कोशिश करेंगे। हम इस प्रश्न को एक आलेख के रफ वर्क से समझ सकते हैं। यहाँ हमने x और x डैश के रूप में x अक्ष लिया है और y और y डैश के रूप में y अक्ष लिया है। यहाँ धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 को हमने इक्वल डिस्टेंस यानी दूरी के आधार पर इसे बराबर बराबर भागों में लेकर यहाँ हमने यहाँ इस तरह 1 2 3 4 5 के रूप में नंबरिंग किया है, जबकि यहाँ x डैश की तरफ उसी तरह ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 और -5 के रूप में लिया है। अब चूंकि यहाँ y डैश के यहाँ y है, सॉरी नीचे y डैश होता है, ऋणात्मक संख्या -1 -2 इधर भी आइए पॉजिटिव संख्या 1 2 3 4 5 y के रूप में लिया है y का मान। अब हम अगले स्टेप में x बराबर -5 का आलेख खींचने जा रहे हैं। तो इसके अक्ष पर हम आएंगे, -5 हमारा यहाँ है, इसे हम इस तरह इंडिकेट करते हुए इस बिंदु को दिखाते हैं और इस पर हम एक रेखा का निर्माण इस तरह इनसे करेंगे। इस तरह ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे का समानांतर है, ये आपस में कभी एक दूसरे से जुट नहीं सकते हैं, आपस में मिल नहीं सकते हैं, इसलिए हम ऑप्शन बी में y अक्ष के समानांतर लिख सकते हैं आंसर में।
और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है और हम बी अपने ऑप्शन में सही का निशान लगाते हैं और आंसर लिखते हैं। इस तरह हम प्रश्न 42 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी आधार पर अगला स्टेप में हम 43वां प्रश्न लेते हुए y-4 बराबर 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखाएं कैसी होगी। यहाँ भी हम इसे इस तरह अपने सॉल्यूशन में थोड़ा सा हल करेंगे, यानी प्रश्न में दिया हुआ है y-4 बराबर 0, इसलिए y इक्वल टू यहाँ -4 को हम +4 कर दे सकते हैं। अब इसका हम आलेख खींचेंगे तो हम आलेख पेपर इस तरह तैयार करते हैं और इस तरह हम बराबर बराबर भाग में हम 1 2 3 4 या और भी संख्या लिख सकते हैं अपने ज़रूरत के आधार पर। इसे x मान लिए, इसे x डैश मान लिए। इधर ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3, इधर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 जिसे हम y रखे मान, और इधर ऋणात्मक संख्या -1 -2 जिसे हम यहाँ y डैश नाम देते हैं। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप में हम y बराबर 4 के लिए आलेख खींचने जा रहे हैं। y का मान हम यहाँ से 4 लेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ हम इंडिकेट इस तरह किए। अब यहाँ से अब हम लोग एक स्केल के माध्यम से इस तरह रेखा सीधे खींचते हैं। इस तरह करने के बाद अब हम इसके आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में x अक्ष के समानांतर, यहाँ x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब ये x और ये एक दूसरे का समानांतर है रेखा। इस तरह हम अपने ऑप्शन में हम यहाँ x अक्ष पर लंब, x अक्ष पर y का इस तरह हमने लिखा तो x अक्ष पर ये क्या हो गया, लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। आप इसे इन चांद की सहायता से इसे नाप सकते हैं। इस तरह हमारा आंसर यहाँ x अक्ष पर लंब होगा और हम सी ऑप्शन में सही का निशान लगाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 43 का सीधे आलेख के सहायता से इसका आंसर लिख सकते हैं। चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 44वां और अंतिम प्रश्न। सरल रेखाओं x - y = 0 तथा x + y = 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी हम यहाँ ऑप्शन में ए बी सी डी के किसी एक आंसर पर सही का निशान लगाते हैं और आंसर को पहले हम सही से जांच करते हैं। तो पहले हम इसे हल करेंगे, यानी हम इसे हल करने के लिए x - y = 0 को हमने समीकरण फर्स्ट माना, x + y बराबर 0 को हमने समीकरण सेकंड माना। अब उसी तरह समीकरण फर्स्ट से क्योंकि x - y बराबर 0, इसलिए हम यहाँ से x बराबर y लिख सकते हैं। अब हम उसी तरह पूर्व में जिस तरह हमने आलेख के चैप्टर में हमने आलेख खींचकर किसी समीकरण का आंसर लाते थे, उसी तरह हम यहाँ निर्देशांक को लाएंगे। यानी यहाँ x बराबर 0 1 2 रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर रख सकते हैं। यदि उसी तरह x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 हो जाएंगे। उसी प्रकार x बराबर 1 तो y बराबर भी 1। इस तरह हमारा मान सारणी तैयार हो चुका है समीकरण सेकंड का। इसी तरह हम समीकरण सेकंड से मान सारणी निकालेंगे, यानी चूँकि x + y = यहाँ 0 है समीकरण सेकंड में, इसलिए x बराबर हम यहाँ -y रखेंगे। अब हम उसी प्रकार मान रखेंगे, यानी x बराबर 0 1 2 और भी रख सकते हैं। या हम उसी तरह मान रखें, यदि x बराबर 0 तो y बराबर -0 अर्थात 0 ही हो जाएगा। इसी तरह यदि x बराबर 1 तो y बराबर यहाँ -1। इस तरह हमारे लिए दो तरह का सारणी हम यहाँ उपलब्ध लिख सकते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y बराबर, यहाँ y बराबर x और ये x y निर्देशांक इस तरह हम बनाते हैं। और इस किस समीकरण के लिए है, तो x - y = 0 के लिए है मान सारणी।
मान सारणी। यदि x बराबर हम यहाँ 0 रखते हैं तो y का मान हमारा क्या आता है, तो 0, यानी इसका निर्देशांक 0 और 0 हो जाएंगे। इसी तरह x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर यहाँ 1 आता है, इसका निर्देशांक हम उसी तरह 1 और 1 लिख देंगे। इसी तरह अगले स्टेप में x प्लस वाई बराबर 0 के लिए हम यहाँ मान सारणी बनाते हैं और इसे भी हम उसी तरह इस तरह वैल्यू रखेंगे x और y बराबर यहाँ -x भी लिख सकते हैं। इसे हम x y निर्देशांक के रूप में लिखेंगे। अब हम अगले स्टेप पे उसी तरह यहाँ हम इसे इस तरह x बराबर जब 0 रखते हैं तो y का मान 0 आता है, जिसे हम निर्देशांक के रूप में 0 0 लिख सकते हैं। इसी तरह x बराबर यहाँ 1 रखते हैं तो y का मान यहाँ -1 और इसे हम लिख सकते हैं 1 और -1। अब यहाँ देखें ये 0 और 0 एक दूसरे में मिल रहे हैं। इसे ग्राफ के सहायता से भी हम इसे इस तरह का ग्राफ खींचते हैं, उससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका आंसर मान सारणी से ही प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह हमारा ऑप्शन जो बी है निर्देशांक के रूप में यहाँ 0 और 0 आंसर के रूप में आ चुका है और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 44 का बी में सही का निशान लगाते हैं, आंसर को इस तरह हम लिखते हैं। इस तरह हमारा ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का समूह था समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। अच्छी सफलता की कामना के साथ पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम के साथ, एक्सरसाइज के साथ। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ।